क्वेश्चंस में a1 a2 a3 ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये सारा बात ध्यान रखें, ये इंटीजर है और खास बात है ये a3 में है, कॉमन डिफरेंस 2 है। Also let b1 b2 b3 be a sequence of positive integer in GT with common ratio 2, a1 equal b1 equal c है, मतलब दोनों ही सीरीज का पहला टर्म हम बोल सकते हैं कि c है। Then the number of all possible values of c for which ये इक्वलिटी होल्ड होना चाहिए। तो अगर ये a1 a2 an ये a2 में है तो a1 से लेके an यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या वो n टर्म का सम लिखा हुआ है? और इधर g2 है तो उसमें n टर्म का सम लिखा हुआ है। तो हमारे पास इस a2 का क्या पहला टर्म है वो c है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये तो हो गया 2 बाहर, सम कैसे निकालते हैं? तो n/2 और इनटू 2a, तो 2a एक तो c है तो 2c माइनस n-1 और इनटू d का मतलब हो गया 2 प्लस, इसको ऐसे प्लस n/2 2a प्लस n-1 इनटू d, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये तो AP का सम लिख लिए, वो GP में है, तो GP में भी हमको पता है GP में n टर्म का सम कितना होता है? a r⁴ by r-, तो बस फॉर्मूला ही पुट कर रहे हैं। a का मतलब c है तो यहाँ c लिख लिए। अच्छा कॉमन रेशियो इसका कितना है? 2 है, तो 2⁴ n-1 डिवाइडेड बाय 2-1, यही सॉल्व होकर क्या है। अब अगर इसको आप आगे थोड़ा प्रोसीड कीजिएगा तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आया n, और इधर सोचिए ये लिखा हुआ है 2c, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n-2 और सामने हो गया c इंटू 2⁴n-1। तो एक बात सोचिए, हमको किसके ऊपर कमेंट करना है? c के ऊपर, तो हम c को इक्वेट तो करेंगे ना, पहले ये पता करेंगे c इक्वल किसके हो रहा है, उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे तो c के कितने पॉसिबल वैल्यू के लिए वो फाइंड हो सकता है इंटीग्रल वैल्यू। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको n को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये तो 2nc हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2n² हो जाएगा और -2n हो गया, और सामने है आपका c टाइम्स 2⁴n-1। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर हम ये वाले टर्म को राइट साइड भेज दें और उसमें से c कॉमन ले लें तो हम c को इक्वेट कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास कितना आ गया 2n² - 2n, और इधर अगर ये वाला टर्म इधर भेजे और उसमें से c को कॉमन लिया तो 2⁴n-1 और माइनस क्या 2n आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि c का जो वैल्यू है तो 2n² - 2n डिवाइडेड बाय 2⁴n - 2n और -1 है। अब जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है वो तो सॉल्व हो गया, कोई डाटा ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसका हम यूज नहीं किए और वो यहाँ हम पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ हमको दिमाग लगाना है। अच्छा आपको याद होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो क्या उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक्चुअल इंटीग्रेशन हो रहा था? नहीं, इसमें भी वैसा ही होगा। अब यहाँ से यही इसीलिए एडवांस का क्वेश्चन हो गया, मतलब यहाँ अब थोड़ा दिमाग लगाना है। अब सोचिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, a1 a2 a3 ये सब क्या है? पॉजिटिव है और साथ में इंटीजर है, और बोला गया कि a1 इक्वल c है, इसका मतलब c कैसा होगा? इंटीजर होगा। c क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो हमको ये दिमाग लगाना है कि ये एक्सप्रेशन कब इंटीजर होगा, तो वो हम कैसे पता करेंगे? अब सोचिए ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2n² - 2n, हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं। अब n के लिए कोई भी वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे न्यूमरेटर इवन नंबर आएगा, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब डिनोमिनेटर में सोचिए 2 पे आप कोई भी पावर लिखिए, कौन सा नंबर आएगा? इवन आएगा। माइनस यहाँ n के जगह कोई भी नंबर रखिए, इवन आएगा। ये दोनों तो इवन नंबर देगा, और इवन से इवन माइनस होगा तब भी इवन नंबर आएगा। लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है? -1। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर ऑड है n के हर एक वैल्यू के लिए, और न्यूमरेटर इवन है n के हर एक वैल्यू के लिए। इतना बात क्लियर है? तो अब आप दिमाग लगाइए कि इवन बाई ऑड इंटीजर कब हो सकता है? नीचे वाला 1 एक ऊपर 0 जब क्रिएट हो जाए, सी पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरा ये 0 कब क्रिएट होगा? जब n 0 हो जाए। तो नंबर ऑफ टर्म्स 0 कैसे हो सकता है? n1 तो 0 होगा। तो ऐसा सीरीज जिसमें बस एक ही टर्म है, और अगर n की जगह आप 1 ले लेते हैं तो एक टर्म का कैसा एपी कैसा जीपी होगा? एपी है उसका, हम एक सम बस ले रहा हूँ। और सी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई बात नहीं। 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं, नॉट नेगेटिव इंटीजर 1 0 से बड़ा पॉजिटिव होते हैं। तो एक थॉट तो आया ना कि अगर ये सोचिए, दिमाग लगाइए, जिस टाइम ये डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा तो निश्चित है इंटीजर बन जाएगा। अब ऊपर कुछ भी आइए तो 1 है तो इंटीजर आएगा। तो एक बात हमको समझ में आया कि अच्छा अगर हम 2 to the power n -2n और -1 को 1 कर दें तब ये डिवाइड होकर के इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब इस 1 को अगर हम उधर ले जाएं, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? तो नहीं, यहाँ से हम निकालेंगे n का जो वैल्यू आना चाहिए मेरे पास 3। तो 2 to the power n इक्वल टू, एक बात बताइए, ये इधर आके ऐड हो गया 2 प्लस कितना 2n। तो अब हम इसको सॉल्व तो नहीं करेंगे, लॉग लेकर के हम अपना दिमाग नहीं इसमें लगाना है। अब ऐसा सिचुएशन में सीक्वेंस एंड सीरीज में हीटर ट्रायंगल काम आता है। तो क्या आपको लगता है कि n की किसी वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल हो सकता है? 3, n इक्वल्स टू 3। अगर हम 3 पुट करेंगे तो इधर तो 8 आएगा, इधर 6 प्लस 2 8 आएगा। तो इसका मतलब n इक्वल्स टू 3 एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है। अब सोचिए, अच्छा कैसे हमको पता कि n इक्वल टू 3 एक्सेप्टेबल है? क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा 3 पे, और यहाँ हम 3 पुट करेंगे तो 9 × 2 18 - 6 क्या है? 18 - 6 12। क्या 12 सी पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, तो 12 तो हमारा हो सकता है आंसर। अब किसी के दिमाग में ये बात भी आ सकता है कि अच्छा सर ये वाला जो क्वांटिटी है अगर -1 हो जाए, -1 हो जाए और ऊपर भी निगेटिव क्रिएट हो जाए तब भी सी पॉसिबल हो सकता है। तो एक केस वो भी चेक करके देख ही लेना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या वैसे भी कुछ आ सकता है। तो अगर हम इसको 2 to the power n -2n -1 इक्वल अगर -1 कर दिए तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, 2 to the power n इक्वल आ गया 2n। आपको लगता है यहाँ से n का वैल्यू भी एक आ सकता है, n इक्वल टू 2। चेक कर लेते हैं इस बात को। हम इसको -1 कंसीडर करके n का क्या वैल्यू निकाले? 2। अब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये तो ये बताएगा। अब हम इसमें n के जगह क्या पुट कर दिए? 2। अब बताइए ये क्या बन गया? 8 - 4 यानी 4, और नीचे आया -1 तो -4। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि c कैसा है? पॉजिटिव है, इसके लिए ये वाला वैल्यू तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इस n इक्वल्स टू 3 बस एक पॉसिबल वैल्यू है वो c का, वो n इक्वल्स टू 3 पुट करने पे आएगा, और वो वैल्यू क्या आएगा? 12। तो वो वैल्यू तो वो क्वेश्चन में पूछा है, बस वो पूछा कि c का कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, तो आंसर होगा 1। एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। अब बताइए कि ये एडवांस में पूछा 2020 में, लेकिन इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज वाला थॉट ज्यादा लगाना था कि यहाँ लॉजिक ज्यादा लगाना? लॉजिक का सवाल। चलिए बनाइए।